वेलकम टू बोस एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग नागरिकता के बारे में यानी कि सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होती है सिटीजनशिप या नागरिकता और क्यों ज़रूरी होती है, हमारे संविधान में इसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद है और किस प्रकार से ये लागू होती है, और साथ में दूसरे देश का रेफरेंस क्या है वो भी हम लोग इसमें लेंगे। नागरिकता यानी जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको पहचान चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, तो आपको सबसे पहले चाहिए होगी नागरिकता। ये तो पता हो कि आप किस देश से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप किस कंट्री के हैं। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे देश में जो कंसेप्ट है नागरिकता का यानी कि सिटीजनशिप का, तो हमारे देश में चलता है जस सैंग्विस। जस सैंग्विस का मतलब होता है कि लॉ ऑफ ब्लड, यानी हमारे देश में लॉ ऑफ ब्लड चलता है। इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए दो हमारे देश के नागरिक कहीं भी विदेश में जाकर अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो वो बेबी ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में चलता है जस सॉली। जस सॉली का मतलब है कि अगर दो व्यक्ति जो कि हम उनके देश के नहीं भी हैं, लेकिन अगर क्या नाम है, जैसे मान लीजिए, बड़ी सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए इंडिया से आप अमेरिका घूमने गए और वहां पर आप रहने लगे, और रहने के बाद बिना नागरिकता के ही रह रहे हैं, आप वीजा पर रह रहे हैं, लेकिन आपकी वाइफ को बेबी हो जाए उस धरती पर, तो वहां पे जस्ट सोली चलता है। उस आप लोगों को तो नागरिकता नहीं मिलेगी अमेरिका की, लेकिन उस बच्चे को ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी। इसे कहते हैं जस्ट सोली। और हमारे देश में चलता है जस्ट सैंगुइन, यानी हमारे देश में लॉ ऑफ ब्लड चलता है। अब देखिए, एक तरफ होते हैं सिटीजन्स और दूसरी तरफ होते हैं एलियंस। सिटीजन्स और एलियंस में क्या अंतर है? ये एलियंस वो वाले नहीं है जो मूवी में देखे होंगे आपने, जैसे कि पीके मूवी देखी होगी या फिर आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी। वहां पर भी एलियन का कंसेप्ट है। पर क्या एलियन सिर्फ वही होते हैं जो दूसरी दुनिया से आते हैं? जी नहीं। एलियन का मतलब जिससे आप, जो आपके लिए स्ट्रेंजर है, वो भी एलियन ही माना जाता है। जैसे कि मान के चलिए, यदि आप अमेरिका जाते हैं तो वहां के लोगों के लिए आप एलियन है, और अगर कोई अमेरिकन हमारे देश में आता है तो वो हमारे लिए एलियन है। तो सिटीजन्स और एलियंस में अंतर क्या है? सिटीजन्स के पास भी राइट्स होंगे और एलियंस के पास भी राइट्स होंगे, लेकिन एलियंस के पास पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं होंगे। वहीं सिटीजन्स के पास हमारे पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स दोनों होंगे। अब ये पॉलिटिकल और सिविल राइट्स का मतलब क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। जो सिटीजन्स होंगे वो यहाँ पे इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं, यानी कि चुनावों में मत डाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलियंस यानी कि जो दूसरे देश से आया हुआ है, वो ना तो यहाँ पे मत डाल सकता है और ना ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, यानी कि ना वो वोट डाल सकता है और ना ही वो इलेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन सिटीजन्स ये दोनों चीजें कर सकता है। यही अंतर है दोनों में, सिटीजन्स और एलियंस में। अब बात आती है कि सिटीजनशिप के लिए हमारे संविधान में क्या क्या चीजें की गई है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, पार्ट 2 में, हमारे संविधान के पार्ट 2 में, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल्स 5 to 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में बातें की गई है, जिसमें से आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पूरी शक्ति देता है कि वो सिटीजनशिप के लॉ को रेगुलेट कर सके। अब बात करते हैं कि भारत की नागरिकता चाहिए तो क्या करें। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो इसके 5 प्रकार है जिससे आप भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। पहला है बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही। यानी कि अगर मान के चलिए दोनों पेरेंट्स इंडियन है और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे इंडिया में ही जन्म देना होगा। अगर वो दोनों पेरेंट्स बाहर जाके भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो टाइप है वो है बाय डिसेंट, यानी वंशक्रम। यानी कि सिंपल सी बात है कि इसमें या तो दोनों पेरेंट्स या फिर एक पेरेंट भी अगर इंडियन है और दूसरा पार्टनर इलीगल इमाइग्रेंट नहीं है, ध्यान से समझिएगा, इलीगल इमाइग्रेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मान के चलिए आप बाहर गए थे पढ़ने के लिए, तो आप वहां से पढ़ाई तो करके आए और साथ में आपकी वहां पे किसी कारणवश शादी हो गई, और आप शादी करके यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, ना आप हैं, लेकिन अभी वो भारत में आई हैं और वो इलीगल इमाइग्रेंट है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें किसी तरह यहाँ पर लेकर आ गए, लेकिन उनको यहाँ पर अभी भी सिटीजनशिप नहीं मिली, उनका वीजा एक्सपायर है या उनका पासपोर्ट नहीं है, पर किसी तरह आप लेकर आ गए थे और आपका बेबी हुआ है, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा तब तक जब तक कि आपकी वाइफ भी भारत की नागरिक नहीं बन जाती, या फिर वो लीगल माइग्रेंट होनी चाहिए। यानी बड़ी सिंपल सी बात है, बाय डिसेंट जो हमारा ये टाइप है सिटीजनशिप पाने का, उसमें दोनों में से एक पेरेंट भी इंडियन होना चाहिए और दूसरा पेरेंट
यानी कि दूसरा जो पार्टनर है वो कतई भी इलीगल इमाइग्रेंट नहीं होना चाहिए, उसके पास बकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तब आपका बेबी जो है वो इंडियन सिटीजन में आएगा। इसी के साथ बाय डिसेंट में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को डुअल सिटीजनशिप भी मिलती है। अब ये सोच रहे होंगे आपकी डुअल सिटीजनशिप कैसे मिल गई। देखिए सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पीछे की अगर आप वीडियो देखिएगा उसमें मैंने आपको एक बात बताई है कि हमारा देश जस्ट सैंग्विन्स के बेस पर काम करता है नागरिकता में, यानी लॉ ऑफ ब्लड चलता है हमारे देश में, लेकिन अमेरिका में चलता है जस्ट सॉली। अगर मान के चलिए दो लोग भारतीय हैं और बाहर घूमने गए हैं और वहां पर जो महिला है उसने बच्चे को जन्म दिया, तो अमेरिका की धरती पे अगर उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो दोनों पेरेंट तो अमेरिकन नहीं कहलाएंगे, लेकिन बच्चे को अमेरिका की सिटीजनशिप एज अ गिफ्ट मिल जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि उस बच्चे को भारत की भी नागरिकता हासिल है और उस बच्चे को अमेरिका की भी नागरिकता मिल गई है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो उनका पासपोर्ट होगा वो उनका एक ही पासपोर्ट चलेगा, दो पासपोर्ट वो कैरी नहीं कर सकते। थर्ड टाइप आता है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कोई अपने आप को अगर रजिस्टर्ड करा के भारत का नागरिक बनाना चाहे तो बना सकता है। जैसे एक और एग्जांपल शादी का ही लूंगा, अगर मान लीजिए यहाँ का कोई इंसान बाहर के इंसान से शादी कर रहा है तो अगर वो इंडिया का नागरिक बनना चाहता है तो वो बिल्कुल बन सकता है अपने आप को रजिस्टर करा के, लेकिन 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 उसके लिए उसको पहले भारत में 5 साल रहना पड़ेगा। फोर्थ टाइप आता है बाय नेचुरलाइजेशन। देखिए नेचुरलाइजेशन का कंसेप्ट उसी पे लग सकता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश का नागरिक बनना चाहता है, लेकिन हमारे देश का नागरिक वो तभी बन सकता है अगर उसके देश में हमारे देश के लोगों को बार नहीं किया जा रहा है सिटीजनशिप पाने के लिए। सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी देश का नाम नहीं लूंगा, कोई कंट्री ए है, मान के चलिए वहां पर भारतीय लोगों को नागरिकता नहीं दी जा रही है तो वहां के नागरिकों को भी हमारे देश में नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरी बात इसमें यह आती है कि उसने अपने, अगर आपको भारत का नागरिक बनना है नेचुरलाइजेशन के तहत, तो आपको अपने जिस भी देश में आप आज रह रहे हो उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं चलता है। तीसरी बात यह है कि उसे एक लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि हमारे 8th शेड्यूल में है। साथ ही जिसे सिटीजनशिप चाहिए उसका इंटेंशन भी मायने रखता है। अब बात आती है क्या ये सारी कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है? ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ शक्तियां हैं जो वो थोड़ा सा वेवर दे सकती है, लेकिन किस कंडीशन में दे सकती है? वो इस कंडीशन में दे सकती है कि जैसे मान के चलिए कोई सिटीजनशिप चाहता है और वो साइंस एंड टेक में अच्छा है, या फिर वो आर्ट में अच्छा है, या कल्चर में अच्छा है, या फिर कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई अच्छा फिलोसोफर है, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी छूट उन्हें दे सकती है। अब फिफ्थ टाइप जिसे हम कहते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। देखिए 2015 में 100वें संशोधन के तहत यानी 100 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडिया और बांग्लादेश ने कुछ कॉलोनीज आपस में एक्सचेंज की थी। करीबन 111 कॉलोनीज भारत ने बांग्लादेश को दी और कुछ 51 कॉलोनीज बांग्लादेश ने भारत को दी। तो उस समय पे क्या हुआ, जो कॉलोनी पहले बांग्लादेश के अंदर थी, जैसे ही वो कॉलोनी इंडिया के अंदर आई तो वहां के लोगों को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल गई। तो ये थे कुछ टाइप्स हमारे देश में नागरिकता यानी सिटीजनशिप पाने के कानून। अब हमारे देश में जिस तरह नागरिकता हम पा सकते हैं यानी कि हम एक्वायर कर सकते हैं, उसी तरह आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आपका सिटीजनशिप आपसे लिया भी जा सकता है। तो उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे किस किस तरीके से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। पहला होता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब यह है कि यदि आप चाहें तो वॉलेंटरली अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं। जब मान के चलिए आपने मन बना लिया है कि इस देश में आपको नहीं रहना है, आप किसी और देश में जाके रहना चाहते हैं, तो आप वॉलेंटरली अपने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आपका बच्चा माइनर है, यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है और वो 18 साल से नीचे है, तो उसकी नागरिकता भी यहाँ पे खारिज हो जाएगी। हालांकि एक सहूलियत है, वो ये है कि जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो वापस से वो चाहे तो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। दूसरी चीज आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ की अथॉरिटी को बिना बताए किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक यानी कि यहाँ की नागरिकता आपकी खारिज हो जाएगी, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरी चीज आती है आपका डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब यह है कि कंपल्सरी आपका जो सिटीजनशिप है उसको डिप्राइव कर देना, यानी कि पूरी तरीके से खारिज कर देना।
ऐसा इस केस में होता है कि यदि कोई इंसान लगातार 7 सालों तक अपने देश से दूर है, तब उसको डेप्रीवेट किया जा सकता है। या फिर मान के चलिए उसने कोई फ्रॉड किया है किसी चीज में, मान के चलिए कोई रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉड किया है, उसने जब नागरिकता यहाँ की हासिल की होगी तब कोई फ्रॉड किया है, तब केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से उनकी नागरिकता को छीना जा सकता है। अब दो चीजें और समझनी है हमें, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसे हम पीआईओ कहते हैं, और दूसरा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले आप समझिए कि जिसे हम कहते हैं आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समय उसके पास हमारे देश का यानी कि इंडियन पासपोर्ट था तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में आ जाता है। वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कभी ना कभी अगर रेसिडेंट रहे हो भारत के तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए एलिजिबल है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि वो व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका यहां से बिलोंग करता है तो वो इसके लिए इलेजिबल हो जाएगा, यानी यहां के लोग इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते हैं। और चौथी बात यह है कि वो व्यक्ति जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में आता है वो भारत में बिना वीजा के 15 साल के लिए विजिट कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत या फिर मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि किस स्कीम के अंतर्गत लागू होता है, तो ये एमएचए स्कीम ऑफ 2002 में आता है, यानी कि एमएचए का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्कीम ऑफ 2002 के अंदर आता है। अब दूसरी तरफ जहां हम देखते हैं ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें कौन से लोग आते हैं, इसमें कोई भी फॉरेन नेशनल जो कि एलिजिबल थे भारत के नागरिक बनने के लिए 26 जनवरी 1950 के समय में, यानी कि जिस समय हमारे देश में जिस समय हमारा देश रिपब्लिक घोषित हुआ था, यानी कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से अडॉप्ट करके लागू किया गया था, उस दिन की बात चल रही है ये। उस दिन जो भी व्यक्ति हमारे देश का नागरिक बनने के योग्य था वो सब ओसीआई के अंदर आएंगे, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे। दूसरी बात यह है कि हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और एट एनी टाइम आफ्टर 26/1/1950, यानी कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक या तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद बना है वो भी आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। फिर से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद चौथी बात जो है वो ये है कि जिसके जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको फायदा ये है कि वो भारत में बिना वीजा के पूरी लाइफ टाइम तक विजिट कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार जब इस ओसीआई में किसी भी इंसान को इतनी पावर मिल जा रही है कि वो भारत में बिना वीजा के विजिट कर सकता है तो एक हिसाब से तो वो सिटीजन ही बन गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान भारत में विजिट कर सकता है लेकिन किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है इसमें कि ये स्कीम किसके अंदर आती है, जैसा कि आपने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली स्कीम देखी वो आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्कीम ऑफ 2002 में, लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर जो है वो आती है आपकी स्कीम अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर में, जो कि 2005 से ऑपरेशन में है। तो ये थी कुछ बातें हमारे देश में सिटीजनशिप के बारे में कि किस प्रकार हमारे देश की नागरिकता आप हासिल कर सकते हैं और किस प्रकार उसे खोया भी जा सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद।